बच्चों बीती 4 कक्षाओं में हमने भ्रष्टाचार के बारे में जाना। हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तत्पश्चात हमने ये जानने की चेष्टा की कि भ्रष्टाचार के ऐसे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को इस ओर उन्मुख करते हैं। हमने ये भी जाना कि भारत में भ्रष्टाचार के कौन से स्वरूप व्याप्त हैं, किस क्षेत्र में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम इस सत्यता से भी परिचित हुए कि भ्रष्टाचार की जो सामाजिक समस्या है उससे सिर्फ भारत को ही सामना नहीं करना पड़ रहा, अपितु विश्व में सभी राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका स्वरूप और इसकी दर बहुत कम है। ठीक है, आज हम जानेंगे और ये हमारा अंतिम चरण है इस जो हम अवधारणा पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार की उसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण के कौन से उपाय किए जाने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके हमने तमाम पहलुओं की विवेचना की और हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किए बगैर किसी भी देश की उन्नति संभव नहीं है। और इसके लिए हमने ये भी जाना कि सिर्फ राष्ट्र का निर्माण चूँकि व्यक्तियों से होता है, तो व्यक्तियों का नैतिक स्तर जब ऊंचा होगा और समाज जब अपना उत्तरदायित्व समझेगा और अनुचित उपयोगों का सहारा नहीं लेगा अपनी उन्नति के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने सामाजिक लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के लिए, तब तक अगर इन सारे मापदंडों को समाज अपनाएगा, व्यक्ति अपनाएगा, तो भ्रष्टाचार स्वतः ही शनि समाज से किसी भी राष्ट्र से समाप्त हो सकता है। अब इसके अगर हम उपायों की बात करें और कुछ सुझाव जो दिए जाते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा, पहला है राजनीतिज्ञों के नैतिक स्तर में सुधार। जनतंत्र में जो हमारा लोकतंत्र है, जनतंत्र है, वहाँ भ्रष्टाचार का उन्मूलन बहुत कुछ राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों के लोग चुने जाकर देश की सरकार बनाते हैं। यदि देश के राजनीतिक दलों का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाए तो ये आशा की जाती है, आशा नहीं विश्वास किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो अगर ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा और इसके लिए सबसे पहले सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों का उदाहरण व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है। इसलिए अगर राजनीतिक दल भ्रष्ट होंगे, राजनेता भ्रष्ट होंगे, तो जो आम जनता है वो उस ओर उन्मुख होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चुनाव संहिता में भी जो चुनाव आयोग है, चुनाव संहिता है, उसमें भी कठोरतम से कठोरतम उपाय किए जाते हैं कि राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार का पालन ना किया जाए, भ्रष्टाचार के रास्ते पे राजनेता ना चले। तो राजनीतिज्ञों में सुधार के लिए आवश्यक जो समाज वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिए हैं, एक तो नेतृत्व के लिए उनकी योग्यता एवं शिक्षा स्तर का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिकों का नैतिक चरित्र और स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक होनी चाहिए, जन जागरूकता का विस्तार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप किशोरावस्था में हैं और आप ये जानते हैं इस बात को कि विश्व में लगभग सभी राष्ट्रों में कभी न कभी ये समय देखा है कि जो राजनेता हैं वो किसी न किसी स्कैम में उनके फंसने की खबर आई है, उनके इन्वॉल्व होने की खबर आई है। और ये कोई हैरान होने वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि राजनेता ऐसा थोड़ा है कि वो देव पुरुष हैं। राजनेता भी हम में और आप में से ही बनते हैं, उनके भीतर भी वही लालसा होती है, उनके भीतर भी वही दया होती है, करुणा होती है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। वो सारे सकारात्मक और नकारात्मक भाव होते हैं जो आपके और हमारे भीतर होते हैं। इसलिए कई बार वो उन नकारात्मक भावों के साथ अधिक जुड़ जाते हैं जो भ्रष्टाचार की ओर उनके
रास्तों को उन्मुख कर देते हैं। अब ये निरंतर ये आह्वान किया जाता है क्योंकि राजनेता देश को चलाने वाली एक मुख्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं, इसलिए उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनका जो चारित्रिक जो सुदृढ़ता है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे जो भावी पीढ़ी है उनको फॉलो कर सके। और ऐसे स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारे नेता हुए हैं जिनके उदाहरण हम सब गर्व दे सकते हैं कि उनके बताए गए रास्तों पर उन्होंने सारा जीवन बहुत सादगी से व्यतीत किया और उनके बताए गए रास्तों पर चलकर देश के युवाओं ने देश के निर्माण में सहयोग दिया। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिनका नाम अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचारों में उल्लेखित किया गया और विभिन्न कमेटियों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी दी। तो ये आशा की जाती है और ये संभावना देश को सुधारने में एक महत्वपूर्ण रास्ता दिखाती है कि अगर राजनेता भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, भ्रष्टाचार में संलग्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी राजनेता, ऐसा तो असंभव है, कुछ लोग हैं, बहुत नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार के स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन लगातार इस बात का आह्वान किया जाता है कि अगर ये इन्वॉल्वमेंट शून्य हो जाएगा तो देश की तस्वीर बदल जाएगी और देश में से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या सुझाव दिए जाते हैं भ्रष्टाचार में कि पुलिस विभाग में सुधार के 2 लाभ होंगे। एक तो स्वयं पुलिस कर्मचारियों में भ्रष्टाचार दूर होगा और दूसरी पुलिस क्या करती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा वर्किंग सिस्टम है जो अगर बहुत ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करे तो मैं नहीं समझती कि जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है, जैसे ये जो दादा सो कॉल्ड स्वयं वो अपने आप को दादा या ताकतवर घोषित कर लेते हैं और हफ्ता वसूल करते हैं, या ज़मीनों पे असंवैधानिक तौर पर जो कब्जा करते हैं, भूमाफिया जिन्हें हम कहते हैं, ये इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो तो स्वतः ही गायब हो जाएंगे अगर पुलिस प्रशासन अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करेगा। परंतु उस ईमानदारी का कार्यवाहन तो तभी हो पाएगा ना, उसकी क्रियान्विति तो तभी हो पाएगी जब वो जो पुलिस विभाग है वो स्वयं बहुत अधिक ईमानदार होगा। इसलिए राजनेताओं के बाद पुलिस विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वो एक ईमानदार छवि समाज के सामने स्वयं की प्रस्तुत करे, क्योंकि पुलिस अगर ईमानदार होगी, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जो जापान है देश है ना, आपने नाम सुना होगा, वहाँ का पुलिस विभाग इतना अधिक ईमानदार है कि वहाँ पर आज पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यूं ही उनके पास कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि जापान में अपराध नाम मात्र का होता है, ठीक है। और वैसे भी जापान की देशभक्ति सर्वलोकप्रिय है कि वहाँ पर अपनी देशभक्ति के लिए लोग अपने निजी स्वार्थों को संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सरकारी विभागों में सुधार के लिए। इसके लिए भी जरूरी है कर्मचारियों के आचरण पर कठोर नज़र रखी जाए तथा भ्रष्ट पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाए। इसी तरह अन्य विभागों के अधिकारी जैसे आयकर, बिक्री, आबकारी, कस्टम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे अधिकारी आदि जिनका संबंध जनता से होता है, यही लोग उनसे लेन देन या रुपए पैसा लेकर काम करते हैं, अतः इनका ईमानदार होना आवश्यक है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि रिश्वत लेना जितना बड़ा अपराध है, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। तो ये एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है। सिर्फ लोग जो रिश्वत लेते हैं उन पे आरोप लगाकर आप मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि आप स्वयं का भी चरित्र सुदृढ़ करें। हो सकता है आपके काम को, जो आपके जो कार्य हैं उनकी पूर्ति में आपको समय लगे, परंतु रिश्वत देने का रास्ता अगर आप अपनाएंगे तो ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये मैं मानती हूँ कि सरकारी प्रक्रियाओं में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका काम ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है, पर उसके लिए अनन्य साधन और भी हैं
जहां आप लिखित तौर पर शिकायत कर सकते हैं, लिखित रूप से आप निवेदन कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा आपके पास हथियार है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका आप साधन अपना सकते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर इस तरह की विज्ञप्ति, इस तरह के कानून बनाए जाते हैं कि ये कार्य इतनी कार्य अवधि में पूर्ण होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति गलत मंशा से आपके कार्य को रोकता है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस कार्य में जब इतना समय लगना था तो इस कार्य में इतना समय क्यों लिया गया अमुक अमुक कार्य में। तो आपके पास जो पिछले 60-70 सालों में अनेक नियमों के द्वारा इस प्रकार के शस्त्र आप हथियार दे रखे, लेकिन उनकी जानकारी होना आवश्यक है। आपको गलत रास्तों पे चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सर्वप्रथम उसके लिए सबसे पहले आपको ही कदम उठाना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका में सुधार की। न्यायपालिका में सुधार की भी निरंतर बात की जाती रही है कि न्यायाधीश पक्षपात रहित और बिना किसी राजनीतिक दबाव और सिफारिशों के प्रभावित वे न्याय करें। देखिए, किसी पे भी आक्षेप लगाना बहुत गलत है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस तरह की समय समय पर शिकायतें आती गई हैं कि बिना घूस के न्यायालय में काम नहीं होता, अतः इस प्रकार का एक सुधार की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही है। उसके बाद देश का आर्थिक विकास भी जब तभी संभव है कि अर्थव्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निर्धनता का उन्मूलन होना भी बहुत ज़रूरी है, आरक्षण का अंत होना भी ज़रूरी है, ऐसा माना गया है। रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होनी ज़रूरी है, समाज में व्यावसायिक नैतिकता में वृद्धि भी होनी ज़रूरी है। यद्यपि ये विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये सब हो जाएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, परंतु इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रशासनिक सुधार की। प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे, सत्यनिष्ठा के मार्ग पर फिर विचलित करने वाले किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करें। जो बात मैंने आपसे कही कि ये वाइस वर्सा, ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ दोनों स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए। जो रिश्वत देते हैं उनका भी रुकना आवश्यक है, जो रिश्वत लेते हैं उनका भी रुकना आवश्यक है। तो प्रशासनिक विलंबनों का यथासंभव जो समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रशासकीय कुशलता में वृद्धि, सेवा भावना का विकास, प्रशासकीय नैतिकता का विकास आदि उपायों से भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। फिर बात आती है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन की। तो आज समाज में धनी व्यक्तियों का आदर किया जाता है, ये एक कठोर सत्य है पर है। यदि इस मूल्य को संशोधित किया जाए तो समाज का हित होगा। यदि धनी व्यक्ति का आदर करने की बनस्पत अगर ईमानदार व्यक्ति का आदर होगा, चाहे उसके पास धन नहीं है, तो जब इस मूल्य में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक तौर पे जो लोग सिर्फ धन कमाने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं वो इस प्रकार के मार्ग पर चलना बंद कर देंगे। उसके पश्चात अनेक वैधानिक उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं काला बाजारी रोकने के लिए, ब्लैक मनी के लिए, काला धन रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, घूस देने लेने के लिए, उपहार देने के लिए, भोज आदि में परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो घूस देने के उपाय हैं उनको रोकने के लिए अनेक सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। और ये प्रयास कितने सफल होते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ये प्रयास भी तभी सफल हो पाएंगे जब इसमें समाज की सहभागिता होगी। फिर हम बात करते हैं जन कल्याण की भावना। व्यक्ति अपने स्वार्थ को समुदाय के हित के सामने त्याग दे। ये जो बात मैंने अभी कही कि स्वयं हित से बढ़ के समाज का हित साधेंगे तो राष्ट्र का हित स्वयं ही सध जाएगा। तो जब जनता ईमानदार बनेगी, कानून का पालन करेगी, जन कल्याण के आदर्शों का निर्वहन करेगी, तो स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिर भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का कार्यान्वयन करने वाला उपयुक्त संगठन। भ्रष्टाचार निवारण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी गठन किया गया है, जो जिसके पास व्यापक और स्पष्ट अधिकार हैं और जो मामलों की छानबीन करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ली जाती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम CBI भी कहते हैं, इनकी सहायता ली जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए, ऐसा माना जाता है।
और न्यायपालिका व्यवस्था भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समय समय पर आदेशों को देती है और आह्वान करती है कि इस प्रकार के अपराधों को रोका जाना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, मैं समझती हूँ कि जो कुछ आज आपने जाना और समझा है वो आपके लिए उपयोगी होगा। और चूँकि मैं यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि आपके ये समस्त जो सामग्री है जो मैंने आपको उपलब्ध कराई है, इसके लिए मैंने वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री की सहायता ली है। उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। और बच्चों, मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतनी, जो भी बच्चे इतनी तन्मयता से इन सारी बातों को सुनते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं, उनके सहयोग के बगैर, देखिए, जिससे सिर्फ भ्रष्टाचार में रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, उसी प्रकार से शिक्षक की भूमिका व्यर्थ हो जाती है अगर उन शिक्षक के विद्यार्थी उनकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, मनन करने की चेष्टा नहीं करते। और मैं ईश्वर का आभार प्रकट करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जो मेरी बात को तन्मयता से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और अच्छे अंक लाने का प्रयास करते हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि हमारे पास धीरे धीरे करके जो हमारी जो फरवरी में जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं होंगी, हमारे पास धीरे धीरे करके समय अब बहुत कम होता जा रहा है। एक एक दिन करके सप्ताह घटित होते जाएंगे, सप्ताह कम होते होते मास हो जाएगा और फिर उसके बाद वो समय भी आ जाएगा जब हमारी जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं होंगी। और तब तक कोविड-19 के वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, तो रूटीन प्रोसेस में जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। तो प्लीज़, आप सब बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आपसे मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप सब बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ेंगे और जीवन में उत्तरोत्तर अपनी प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।